हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने ओपैम्प को पढ़ना स्टार्ट किया था। ओपैम्प मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। सबसे पहले हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, फिर हमने ये देखा था कि ये एक टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। फिर इसके सिंबल को पढ़ा था, इसके टाइप्स को देखा था कि ओपैम्प जो है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है इन्वर्टिंग ओपैम्प यानी कि प्रतिलोमी संक्रियात्मक प्रवर्धक या फिर प्रतिलोमी ओपैम्प, और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके थे। उसके बाद इसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, इसके कनेक्शंस भी हमने देख लिए थे, है ना। तो आज हम इसका वर्किंग प्रोसीजर और डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टिंग ओपैम्प की। इन्वर्टिंग ओपैम्प का क्या मतलब है? इन्वर्टिंग ओपैम्प यानी प्रतिलोमी संक्रियात्मक प्रवर्धक, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर हम ये वाला जो हमारा इन्वर्टिंग ओपैम्प था ना, इसके अंदर हम वी आई कहाँ पर लगाते हैं? इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल यानी नेगेटिव वाले टर्मिनल पर लगाते हैं। तो इसका मैं डायग्राम बना देती हूँ। ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है जेड आई, और ये वाला जो इसका टर्मिनल है इन्वर्टिंग वाला, उसको क्या किया जाता है? एक्सटर्नल सिग्नल दिया जाता है, और दूसरा वाला जो टर्मिनल है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फीडबैक लेने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है ZF, और ये हो गया इसका आउटपुट V0। अब मान लेते हैं कि यहाँ से करंट जो फ्लो हो रही है वो है I1, और इस लूप के अंदर जो करंट जा रही है वो हो गई I2, और यहाँ पर जो फाइनल हमारा वोल्टेज आ रहा है उसे हम मान लेते हैं V1, ठीक है। इस वोल्टेज को हमने क्या मान लिया? V1। अब अगर हमें सबसे पहले करंट I1 की वैल्यू निकालनी हो तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, जहाँ पर ये V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो I1 करंट यहाँ से फ्लो हो रही है ना, इस Z1 से। तो इस Z1 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इसके एक सिरे पर पोटेंशियल लगा हुआ है VI और दूसरे सिरे पर पोटेंशियल लगा हुआ है V1। तो यहाँ पर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? VI माइनस V1, और रेजिस्टेंस क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर? Z1। तो ये हो गई हमारी करंट I1 की वैल्यू। इसी तरह से अगर हमें करंट I2 की वैल्यू निकालनी हो तो हम ये देखेंगे कि हमारी करंट I2 जो है वो ZF के अक्रॉस में फ्लो हो रही है, ठीक है। अब ZF के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ZF के एक तरफ पोटेंशियल है V1, दूसरी तरफ पोटेंशियल है V0। तो ज़्यादा पोटेंशियल में से कम पोटेंशियल को हम माइनस करते हैं, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी I2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी V1 माइनस V0 अपॉन ZF। दोनों का डिफरेंस हमें लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चीज़ हमारी जो करंट है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाती है, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया ना, तो यहाँ पर हमने इन दोनों की वैल्यू लिख ली। इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मैंने कल जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताई थी कि इसका जो इनपुट का इम्पीडेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी इनपुट का जो इसका रेजिस्टेंस या हम बोल सकते हैं इम्पीडेंस जो होगा वो नियरली इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। तो अगर रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस इनफाइनाइट है तो करंट क्या हो जाएगी? ज़ीरो। यहाँ पर इतना ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस लग रहा है कि करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो पाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो करंट आ रही है उसमें से यहाँ पर जंक्शन बन रहा है ना करंट का, तो कुछ हिस्सा यहाँ जाता है, कुछ इस ब्रांच में जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका इम्पीडेंस इतना ज़्यादा है कि बिल्कुल भी करंट इसके अंदर जा नहीं पाती है। यानी जितनी भी करंट यहाँ से आ रही है ऑलमोस्ट पूरी की पूरी क्या चली जाएगी? I2 के फॉर्म में चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि I1 इज़ नियरली इक्वल टू I2, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं I1 इज़ इक्वल टू I2। तो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे कि I1 इज़ इक्वल टू I2, तो इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ I1 इज़ इक्वल टू I2।
I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, VI माइनस V1 अपॉन Z1, VI माइनस V1 अपॉन Z1, और I2 की वैल्यू हमने निकाली है V1 माइनस V0 अपॉन ZF। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन से मैं VI की वैल्यू अगर निकालूं तो ये Z1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 माइनस V0 Z1 अपॉन ZF, और ये जो V1 यहाँ नेगेटिव में है ये प्लस में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, LCM लेंगे। LCM लेने पर मुझे मिलेगा V1 माइनस V0 इंटू Z1 प्लस V1 ZF अपॉन ZF। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ इस ZF को। ये जो ZF है वो तो पूरे के नीचे है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 1 अपॉन ZF। अब ये जो बची हुई टर्म है, यहाँ से मैं नेगेटिव ऑफ V0 Z1 को कॉमन लेना चाह रही हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ ये आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ठीक है, V1 के साथ Z1 तो है, ये Z1 तो दोनों के साथ कॉमन है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ V1 के साथ V0 नहीं था, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। दूसरी बात, ये प्लस में था लेकिन कॉमन मुझे माइनस में लेना है, तो यहाँ पर सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस V1 अपॉन V0, और ये वाली पूरी टर्म कॉमन आ गई है, तो यहाँ बचेगा +1। इसी तरह से इस वाली टर्म में से भी हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर से मुझे V0 Z1 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो V0 दे रखा है और ना ही Z1 दे रखा है और ना ही माइनस है, तो ये सारी चीज़ें डिवाइड में आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा ZF अपॉन Z1। अब हम ये देख सकते हैं इस टर्म में भी सेम चीज़ है, इस टर्म में भी सेम चीज़ है, इन दोनों में से फिर से कॉमन ले लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस V0 Z1। अब ये टर्म और ये टर्म में से मैं कॉमन ले रही हूँ, है ना, तो यहाँ से मैं माइनस V1 अपॉन V0 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस ZF अपॉन Z1 और +1। ठीक है, इस तरह से, है ना। अब मैं इस टर्म को थोड़ा सा और अरेंज कर लूँ तो मुझे VI की वैल्यू मिलेगी माइनस V0 अपॉन Z1, सॉरी माइनस V0 Z1 अपॉन ZF, माइनस V1 अपॉन V0, 1 प्लस ZF अपॉन Z1 +1। तो ये हो गई मेरी फाइनल टर्म। ठीक है, अब मैं जानती हूँ कि A इज़ इक्वल टू माइनस V0 अपॉन V1। जो गेन होता है वोल्टेज गेन, पहली बात तो हम यहाँ पर इन्वर्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो नेगेटिव का साइन आएगा, और यहाँ पर जो वोल्टेज गेन होगा वो क्या होगा, V0 अपॉन V1। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन मेरे पास इक्वेशन में क्या दे रखा है, V1 अपॉन V0, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन A। तो यहाँ से मुझे मिलेगा VI इज़ इक्वल टू माइनस V0 Z1 अपॉन ZF, 1 अपॉन A, 1 प्लस ZF अपॉन Z1 +1। अब हम जानते हैं कि ओपैम्प के लिए, फॉर ओपैम्प, मैंने कल ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि A जो होता है इनफाइनाइट होता है, अनंत लब्धि होती है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो ये चीज़ 0 हो गई, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 0। तो हमें मिलेगा VI इज़ इक्वल टू माइनस V0 Z1 अपॉन ZF। ये टर्म पूरी 0 हो गई, तो 0 प्लस 1, कुल मिलाकर के मुझे मिला VI इज़ इक्वल टू माइनस V0 Z1 अपॉन ZF। अब हम फिर से अपना डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, V0 अपॉन V1, ये है हमारा V0 और ये है हमारा V1। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा विदाउट फीडबैक का गेन। लेकिन जब हमने फीडबैक लगा दिया तो शुरुआत से हम चेक करते हैं, तो शुरुआत में सबसे पहले वोल्टेज क्या आ रहा है, VI, और लास्ट में वोल्टेज क्या आ रहा है, V0, यानी ऑल ओवर गेन, पूरे सर्किट का गेन, तो और उसमें फीडबैक भी इंक्लूड हो गया, तो उस गेन को हम क्या लिखेंगे, AF लिखेंगे। तो यहाँ पर मुझे AF की वैल्यू मिलेगी, सबसे शुरुआत से कंटिन्यू करेंगे हम, है ना, तो यहाँ से मुझे मिलेगा V0 अपॉन VI, बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल एंडिंग का ऑल ओवर गेन विद फीडबैक, है ना, तो ये हो जाएगी AF।
अब यहाँ से मैं वी नॉट अपॉन वी आई की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, यहाँ पर वी नॉट है, ये वी आई है, बाकी दोनों को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो वी नॉट अपॉन वी आई इज इक्वल टू माइनस जेड एफ अपॉन Z1। तो मुझे इससे क्या पता चलेगा, मुझे इससे ये पता चलेगा कि ऑल ओवर गेन जो है ओपैम्प का, कैसे ओपैम्प का, इन्वर्टिंग ओपैम्प का, वो किसके बराबर होता है, माइनस जेड एफ अपॉन Z1 के बराबर होता है। यानी ये किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंसेस पर डिपेंड करता है कि आपने Z1 की वैल्यू क्या लगाई है और फीडबैक रेजिस्टेंस ZF की वैल्यू क्या लगाई है। तो ओपैम्प की वर्किंग को या उसके गेन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके दोनों रेजिस्टेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसको अगर हम मैक्सिमम कर दें तो हमें गेन भी क्या मिल जाएगा, ऑल ओवर गेन भी मैक्सिमम मिल जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा इन्वर्टिंग ओपैम्प। इसी तरह से अब हम देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प। तो यहाँ पर मैंने एक नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प का सर्किट बना लिया है। इसमें हम जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं वो इसके नॉन इन्वर्टिंग या फिर पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर लगाते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसका जो ये इनपुट का इम्पीडेंस होता है ये तो बहुत ज़्यादा होता है, तो इनपुट पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ फीडबैक सर्किट से हमारी जो करंट I2 फ्लो हो रही है वो हमारी I0 के बराबर होगी, है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं I2 इज़ इक्वल टू I0। अब I2 कहे या I1 कहे बात एक ही होगी, ये हम पिछले वाले टॉपिक में देख चुके हैं। तो I2 V इज़ इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I इज़ इक्वल टू V अपॉन R। तो जो वोल्टेज यूज़ हो रहा है अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना यूज़ होगा, यहाँ पर वोल्टेज यूज़ हो रहा है VF, ठीक है। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी VF अपॉन Z1। इसी तरह से I0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पर वोल्टेज क्या यूज़ हो रहा है, V0 और यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये जो करंट है ये दोनों से मिलकर के बनी है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा Z1 प्लस ZF, ठीक है। यहाँ से अगर मैं VF की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो VF मुझे मिलेगा V0 Z1 अपॉन Z1 प्लस ZF। अब इसमें समझने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस वाले टर्मिनल पर वोल्टेज है हमारा VI और इस वाले टर्मिनल पर वोल्टेज है हमारा VF। और मैंने आपको पिछली बार कल बता दिया था कि ओपैम्प के अंदर V0 इज़ इक्वल टू A इंटू VD, यानी दोनों सिग्नल का जो डिफरेंस होता है उसको ये क्या करता है, एम्पलीफाई। तो दोनों सिग्नल का यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, VI माइनस VF। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे V0 इज़ इक्वल टू A इंटू VI माइनस VF की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा VI माइनस V0 Z1 अपॉन Z1 प्लस ZF, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर भी V0 है, यहाँ पर भी V0 है, इस टर्म को यहाँ शिफ्ट करके V0 को कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस में आ जाएगी 1 प्लस Z1 अपॉन Z1 प्लस ZF इज़ इक्वल टू A इंटू VI, ठीक है। यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये जो A है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब इस टर्म को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इसके साथ A भी आएगा, A इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा, ओके। अब हम जानते हैं फीडबैक गेन, ये जो हमारा ऑल ओवर गेन होता है इसकी वैल्यू होती है लास्ट वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, यानी V0 अपॉन VI। तो यहाँ से V0 अपॉन VI की वैल्यू मुझे मिलेगी A अपॉन 1 प्लस AZ1 अपॉन Z1 प्लस ZF। अब क्या करें, हम नीचे से A को कॉमन लेके कट कर देते हैं, तो AF इज़ इक्वल टू, यहाँ से मैंने A कॉमन लिया, 1 के साथ A नहीं था तो 1 अपॉन A, ये A बाहर आ गया, Z1 अपॉन Z1 प्लस ZF, A से A क्या हो जाएगा, कैंसल। अब हम जानते हैं 1 अपॉन A इज़ इक्वल टू 0 होता है क्योंकि A हमारा इनफाइनाइट है, तो ये टर्म हो गई हमारी 0। तो हमें मिलेगा AF इज़ इक्वल टू 1 अपॉन Z1 प्लस ZF, यानी इन्वर्स करना है, इन्वर्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा Z1 प्लस ZF अपॉन Z1। यहाँ से मुझे AF मिलेगा, Z1 से Z1 कटेगा 1
प्लस ZF/Z1। अब ये जो ZF होता है ये Z1 से वेरी वेरी ग्रेटर होता है, यानी ये टर्म बहुत बड़ी आएगी 1 से, तो 1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो AF इज़ इक्वल टू ZF/Z1। यही चीज़ अभी हमें इन्वर्टिंग वाले में भी मिली थी ना। अभी जो हमने इन्वर्टिंग वाला डेरिवेशन सॉल्व किया है उसमें भी हमने सेम चीज़ कैलकुलेट करी थी। यहाँ पर इन्वर्टिंग के लिए भी हमें मिला था AF इज़ इक्वल टू ZF/Z1, और जो नॉन इन्वर्टिंग सॉल्व किया उसके लिए भी हमें ऑल ओवर गेन क्या मिला, ZF/Z1। यानी ओपैम्प की जो वर्किंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, दोनों रेजिस्टेंसेस पर डिपेंड करती है। अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को कंट्रोल कर ले तो हम अपने ओपैम्प के ऑल ओवर गेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।